ऑल राइट, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। मेरा नाम है इशरुन नाजिश और आज हम एक खुसूसी लाइव सेशन लेकर आए हैं क्योंकि आज है ख़वातीन का आलमी दिन। A lot of people think कि हर रोज ही ख़वातीन का दिन होता है, आज का दिन ही क्यों? बट लाइक आई वाज एक्सप्लेनिंग इट टू माय 11-year-old son, मैंने उससे कहा कि आज ख़वातीन का दिन इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि देयर शुड बी वन पर्टिकुलर डे where you should celebrate their strength, their resilience, their beauty, their intelligence, their grit, and their wisdom, their wit, everything that they bring to this world. And हमसे दुनिया चलती है तो क्यों ना हमारे लिए एक खुसूसी दिन भी हो कि इसको कोमेमोरेट करा जाए. एंड ही सेड के हाँ अम्मा यू आर राइट. So he wished me a happy Women's Day and he said, Amma, thank you for being here. So बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चे इस बात को समझ जाते हैं and I hope कि everybody agrees with us. जब हम ख़वातीन की बात करते हैं तो हम ये भी रिकग्नाइज करते हैं कि हमारी ख़वातीन, ख़ास तौर पे जो सब एशियन कॉन्टिनेंट है, सबसे जो मेजर चीज़ इग्नोर्ड होती है वो ख़वातीन की सेहत है. हमारी ख़वातीन के कितने सारे सेहत के मसाइल होते हैं जो वो बेचारी ना खुद उन पे नज़र रखती हैं, ना वो कभी किसी और के पास उसको एड्रेस करने जाती हैं. तो हमने सोचा क्यों ना हम उन स्पेशलिस्ट को लेकर आएँ जो इस चीज़ को प्रॉपर्ली एड्रेस कर सकते हैं, कुछ सवालात के जवाब दे सकते हैं और हमें मज़ीद आगाही दे सकते हैं कि ख़वातीन की हेल्थ क्यों मैटर करती है, व्हाई इट शुड बी प्रायोरिटाइज्ड एंड हाउ वी शुड डू इट. सो हमारे पास हैं डॉक्टर उरूज, डॉक्टर इफ़त अहमद और डॉक्टर ज़ेबनिसा, और ये अब अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों से डिटेल में शेयर करेंगी. डॉक्टर उरूज, मैं आपको माइक पास करती हूँ, उसके बाद आप डॉक्टर ज़ेबनिसा और डॉक्टर इफ़त को कर दीजिएगा. ठीक है जी, मैं म्यूट पे जा रही हूँ अब. थैंक यू. आई एम डॉक्टर उरूज काशिफ. मैं डॉक्टर उरूज हूँ और मैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में बतौर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ. मैंने यहीं से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, पोस्ट ग्रेजुएशन की. उसके बाद मैंने सेकंड फेलोशिप ख़वातीन की स्पेशल प्रॉब्लम्स, जिसको हम यूरो गायनेकोलॉजी कहते हैं, फीमेल्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू यूरिन के, स्टूल के, इनकॉन्टिनेंस और मीनोपॉज के बाद स्पेशली जो प्रॉब्लम्स होते हैं, और वैसे भी जो स्टूल और यूरिन के कंट्रोल के प्रॉब्लम्स होते हैं, इस पे मैंने अपनी सेकंड फेलोशिप आगा खान से ही की है. थैंक यू. Thank you, Aruj. My name is Dr. Zebunisa Maiman and I am consultant at Karimabad campus. My field of interest is basically मैं जनरल ऑब्स्टेट्रिक्स प्रैक्टिस करती हूँ, जिसमें हाई रिस्क एंड लो रिस्क दोनों शामिल होते हैं, और जनरल गायनेकोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हूँ. और 12 साल से मैं करीमाबाद में एज ए कंसल्टेंट हूँ एंड आई हैव बीन ट्रेन्ड फ्रॉम मेन कैंपस खान हॉस्पिटल. सो इट्स ऑलमोस्ट 20 years that I am linked with Khan Hospital. Yes, Ifat. जी, अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम डॉक्टर इफ़त अहमद है. मैं भी गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ और मेरी सब स्पेशलिटी है पीडियाट्रिक एंड एडोलेसेंस गायनी, जिसमें हम ज़्यादातर छोटी बच्चियों के प्यूबर्टी से पहले और प्यूबर्टी के बाद आई यूज्ड टू डील विद दीज गर्ल्स प्रॉब्लम्स. इसके अलावा हम लोग जनरल ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजी के प्रॉब्लम्स भी देख रहे होते हैं. तो मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन में आप लोगों के बहुत सारे सवालों के हम जवाब दे सकेंगे. ओवर टू यू इश्नूर. Ladies, welcome aboard. Thank you so much for joining us, for agreeing to share your wisdom, your expertise, your knowledge with all of us, ताकि हमारी betterment हो सके. We're so honored, we're so grateful कि आपने अपनी इतने busy schedule में से वक्त निकाला और आज हमारे साथ बैठे हैं इस गुफ्तगू के लिए. अच्छा जी, पहला सवाल जो है वो डॉक्टर इफ़त से है, and ये है कि डॉक्टर इफ़त, tell us about women health, and when we say what is women health, what comes under it? क्या होती है ख़वातीन की सेहत और कितनी जरूरी है? देखिए, जिस तरह सेहत है, हेल्थ की डेफिनेशन जो है वो ये है कि वेलबींग ऑफ मेंटल एंड बॉडी वेलबींग, मतलब आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग, उसका ठीक रहना. और ख़वातीन के हवाले से अगर हम सोचें तो आपको निगलेक्ट कर रही होती हैं. तो उनकी बेटरमेंट, उनकी वेलबींग ना सिर्फ उनके जिस्मानी बल्कि जहनी
वेलबींग भी बहुत ज़रूरी है, तो उसका ख्याल रखना इज़ हेल्थ केयर। और अगर हमारे हवाले से देखा जाए गानी और ऑप्स के हवाले से, तो उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी जो रिप्रोड्यूस करने की उनकी सलाहियत है और उसके जो इश्यूज हैं उनको डील करना। अच्छा जी, हमारा जो अगला सवाल है वो डॉक्टर ज़ेबुन्निसा आपसे है। और डॉक्टर ज़ेबुन्निसा, हमारे पास कमेंट सेक्शन में आपके लिए कोई फैन आया और उन्होंने कहा है, ज़ेबुन्निसा यू आर द बेस्ट। So, Thank you so so you much. guys are stars, mashallah. So everybody knows all of you, and they're very happy that you guys are here. तो डॉक्टर ज़ेबुन्निसा ये Thank you so बताएं much. कि why focusing on women's health is so significant, and how would you address it? बिल्कुल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इफ़त ने कहा कि इट्स नॉट जस्ट प्रोड्यूसिंग और डिलीवरिंग अ हेल्दी चाइल्ड, उसको वुमेन्स हेल्थ कहेंगे। एक्चुअली फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज इज इम्पॉर्टेंट। तो उसकी एज अ जनरल हेल्थ एंड एज अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एड्रेस करना इट्स इम्पॉर्टेंट। It's important because ladies play important role in the family, not just a mother, a sister, dadi, nani. They all are actually women and they have specific roles in their families. So addressing women's health is actually addressing families' health. And in broader term, you see society health actually. So it is one of the component of population health जो हम women's health actually बात कर रहे होते हैं. So it's very important to address issues related to women's health because many chronic diseases even are more common in ladies and उनकी वजह से उनके death rate भी उसी वजह से ज़्यादा है apart from reproductive health issues. So this is very important to address women's health issues. अच्छा, कमेंट सेक्शंस में ना आप सबकी तारीफें आती जा रही है, बट मैं उनको बाद में एड्रेस करूंगी। बस लोग बहुत खुश हैं कि यू गाइज आर हियर एंड दे वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल हियर। डॉक्टर उरूज, आपसे सवाल है कि कैन यू शेयर हाउ डिफरेंट एजेस ऑफ लाइफ इज कनेक्टेड टू अ ब्रॉडर वुमेन हेल्थ? थैंक यू अशराउन। लुक, आप अगर देखें तो हेल्दी वुमेन प्रोड्यूस हेल्दी नेशन। सो देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि अगर वुमेन हेल्थ को एड्रेस ना किया जाए तो आप एक हेल्दी नेशन फिजिकली या मेंटली प्रोड्यूस ना कर सकें। ये यूजुअली स्टार्ट्स हो जाता है एडोलेसेंस से, जैसे डॉक्टर रिफत ने कहा कि एडोलेसेंस से आप उनको एजुकेटिंग देम, स्पेशली द मिनार्की, इन सारी चीज़ों के बारे में, स्पेशल अटेंशन ऑन देयर डाइट। आजकल की जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, पाकिस्तान में भी या बाहर भी आप दुनिया में देख लें, उनका काम सिर्फ मदरहुड ही नहीं रहा है। अब आप ब्रॉडर उसमें एस्पेक्ट में जाएं तो दे आर वर्किंग, वो वर्क भी कर रही हैं, बच्चे पैदा भी कर रही हैं, पाल भी रही हैं, ठीक है, वो सारे स्ट्रेसेस वो और घर का काम भी कर रही है। तो उनके काम 4 हिस्सों में डिवाइड हो चुके हैं। तो अगर आप उनको शुरू से ही इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे फिजिकली और मेंटली, तो देयर विल बी द केसेस ऑफ बर्नआउट केसेस होंगे। आपको उनको पढ़ाई का स्ट्रेस भी इतना ही डालना है, फिर आपको उनको शादी भी टाइम पे करनी है, तो शादी करेंगी तो बच्चे भी करने हैं। सो एवरीबडी इज नॉट मेड फॉर मदरहुड, ऑलराइट। तो आप उनको मदरहुड के लिए भी तैयार करना है, फिजिकली एंड मेंटली बोथ। मैं बार बार इस बात पे स्ट्रेस दूंगी, आजकल की सोसाइटी में हम अर्बन एरियाज की बात कर लें या रूरल एरियाज की बात करें, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ गो साइड बाय साइड, ऑलराइट। एंड फिजिकल हेल्थ नहीं होगी तो मेंटल हेल्थ सही नहीं हो सकती है। देन अगर आप उनको देखें, रिप्रोडक्टिव एज में आएंगी, एनीमिया की रीजंस, खून की कमी शुरू से, कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं है, और दूसरे स्ट्रेसेस लाइफ में एंटर होते जा रहे हैं। देन लेटर ऑन जब वो लेटर एजेस में आती हैं, पेरीमीनोपॉजल या मीनोपॉज की एज में आती है, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग, हेल्दी डाइट, वेट कंट्रोल, देयर इज़ नो प्रिवेंटिव मेडिसिन एट ऑल इन आवर कंट्री। डॉक्टर का काम सिर्फ बीमारों को देखना है, प्रिवेंटिव मेडिसिन हमारे मुल्क में है ही नहीं। तो उस वक्त तक आते आते, अब जैसे डॉक्टर ज़ेब ने कहा कि वो जल्दी, उनकी अगर आप देख लें तो लाइफ स्पैन भी कम है, 55, 60, 65, दैट्स इट, फुल स्टॉप, क्योंकि उसने बच्चे भी पैदा किए हैं, उसने सब कुछ किया है। देन देयर कम्स उनके प्रॉब्लम्स जो एड्रेस नहीं किए जाते, माई फील्ड रिलेटेड यूरोगाइनोकोलॉजी, लाइक देयर यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस इश्यूज, देयर प्रोलैप्स इश्यूज, ये सब चीज़ें वो तो बिल्कुल एड्रेस ही नहीं, किसी उस खाते में आते ही नहीं है, ठीक है।
तो अगर आप ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें उनकी लाइफ शुरू से लेकर अब हमारी एक्सपेक्टेशंस उस औरत से बहुत ज़्यादा है जो सिर्फ घर के काम करती थी, और मैं ही उसको नेगेट नहीं कर रही कि वो इम्पोर्टेंट काम नहीं है, मगर अब वो उसकी एक्सपेक्टेशन उससे सोसाइटी की बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। फिर उसको उसके बच्चों को साथ लेकर चलना, तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ ब्रॉडर टर्म में अगर आप लें, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और बीइंग आपके प्रोग्राम का मकसद भी ये, योर देयर फेसबुक पेज एंड ईच एंड एवरीथिंग, कि रेजिंग देम फ्रॉम देयर एडोलेसेंस एज, just making them realize they're very important, and we should be addressing their mental and physical health both. All right, I think इससे ज़्यादा तो broader aspect में कुछ explain नहीं किया जा सकता इतने छोटे से वक्त में. So over to you. थैंक यू सो मच, आपने इतनी डिटेल में एक एक्सप्लेन करा, एंड एक बहुत हार्श रियलिटी भी हाईलाइट हुई है कि हमारे पास वो मेडिसिन ही नहीं है जो आप बता रही थी, कि वो हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स ही नहीं है कि हम कर सकें। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि नॉट एवरीबडी इज ट्रेन टू बी अडॉप्ट मदरहुड, वो बात बहुत आपने वाइज की। अच्छा, डॉक्टर इफ़त से हमारा अगला सवाल है कि प्लीज शेयर व्हाट आर द हेल्थ नीड्स ऑफ एडोलेसेंस, how can we manage adolescent health, and give us some tips also. डॉक्टर रिफत, आप म्यूट पर हैं, उसको अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। सॉरी। तो जैसे उरूज ने बताया कि ओवरऑल विमेन हेल्थ हमारे पास बहुत ही निग्लेक्टेड एरिया है, और अगर उसमें हम देखें तो जो यंग बच्चियां हैं उनकी हेल्थ, आई थिंक फैमिली बजट का जो लीस्ट रिजर्व कंपोनेंट है वो बच्चों की हेल्थ के लिए होता है। आज ही बच्चियां कल की माएँ हैं, और उनकी अगर हम सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो एक हेल्दी नेशन फ्यूचर में हम नहीं दे सकते। आजकल जो हमारे पास बच्चियां हैं, मतलब आजकल क्या, हमेशा से जो उनके इश्यूज रहे हैं, खासतौर पे गायनेकोलॉजिकल इशू, वो तो खास तौर पे उनको छुपाया जाता है, उनको एड्रेस नहीं किया जाता, और उसको अवॉइड किया जाता है कि डॉक्टर के पास ले जाया जाए। किसी भी बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाना, और खासतौर पे गायनी इशू के लिए लेके जाना, ये ऐसा समझा जाता है कि उसकी आइंदा का जो मैरिटल कैरियर है वो बिल्कुल खत्म हो गया। लोगों को पता ना चले कि डॉक्टर के पास गए हैं, और लाइक उसको एक बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बुरी चीज समझा जाता है, अगर स्पेशली अगर गायनेकोलॉजिस्ट के पास एक बच्ची जा रही है। जबकि अगर इस एज में उनके मसाइल एड्रेस हो जाएं तो आगे चल के बहुत सारी चीजों से वो बच सकती हैं, और बहुत सारे उनके जो सेहत के मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। इसमें उनकी प्यूबर्टल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, कुछ लोगों को जल्दी प्यूबर्टी आ जाती है, कुछ को डिले हो जाती है, कुछ को सिरे से आती ही नहीं है, और किसी को आने के बाद खत्म हो जाती है। और इस स्टेज पे अगर उनके प्रॉब्लम डायग्नोज हो जाए तो ना सिर्फ उनको आगे चल के अपनी लाइफ बेहतर बनाने का मौका मिलेगा, बल्कि उनकी मतलब एक पूरी नेशन हमारी जो है वो हेल्दी होगी, मेंटली भी और सेहत के हवाले से भी। होप मैंने क्वेश्चन आपका पूरा आंसर कर दिया। एब्सोल्युटली डॉक्टर इफ़त, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा जी, डॉक्टर उरूज, कमिंग बैक टू यू, please share what are the health needs of a married woman, and please share what do we need to consider when planning a baby, what are the things we need to manage when pregnant. I can share, but I think Dr. Zeeb is the expert in obstetrics. If you think Dr. Zebunissa can address this better, तो हम उनसे करवा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। So, health needs of a married woman. So, immediately after getting married, जो सबसे पहले जो उम्मीद रखी जाती है from a woman that she should conceive immediately, not knowing that उसके underlying कोई medical problems है या नहीं है। So it is very important again, रिफत वाली बात के शादी के फौरन ही 2 महीने में अम्मा सास में पहुंच जो जाती है कि इसकी जल्दी प्रेगनेंसी करा दो, इसको बस क्लोमिड खिला दो, इसको दवाइयाँ दे दें, जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए। बट कभी कोई ऐसा आता नहीं कि मैरिड वुमन है, अब शी हैज टू स्टार्ट हर फैमिली, तो उसकी हेल्थ असेसमेंट होनी चाहिए। उसकी अंडरलाइंग डिजीजेस अगर कोई है अनडायग्नोज होती हैं, वो प्रेगनेंसी में फर्स्ट टाइम जब पिक होती हैं, उनकी इम्प्लीकेशंस बहुत बुरी होती हैं, और उसका पूरा ऑब्स्टेट्रिक कैरियर जो होता है, आगे की जो प्रेगनेंसी की पूरी आउटकम्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं।
सो अगेन वही बात है कि मैरिड होने के बाद देयर जनरल हेल्थ इज अगेन इम्पोर्टेंट. इट्स वेरी गुड टू हैव अ विजिट टू अ गायनोकोलॉजिस्ट इफ यू आर स्टार्टिंग. अगर आप सोच रहे हो कि फैमिली स्टार्ट करनी है तो एक विजिट करके एक जनरल हेल्थ असेसमेंट करा लें फॉर रेडीनेस टू बिकम अ मदर प्रेग्नेंट एंड बाद में लेटर ऑन. सो बहुत सारे वो सेम बात इफत वाली के छुपाना के पहले हेल्थ इश्यूज होते भी हैं लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं हुए हुए होते हैं और वो आते ही मदर्स जो ये पेशेंट इस तरह बताते हैं जैसे नहीं पहले तो कभी नहीं था, यू नो. सो इट्स बिकॉज ऑफ अ सोसाइटी नॉर्म्स दैट दे डोंट डिस्क्लोज कि उनकी कोई बीमारी अंडरलाइन पहले रही है या कभी हुआ है. सो for a good family to start, it's good to have one visit after getting married. And if you are starting to plan आपने प्रेगनेंसी करनी है तो एक जनरल हेल्थ असेसमेंट करा लें, चाहे जनरल फिजिशियन के पास जाएं चाहे गायनोकोलॉजिस्ट के पास आएं, to make them assess कि आपके क्या हेल्थ नीड्स इन प्रेगनेंसी अफेक्ट कर सकती हैं. सो इस जनरल एनीमिया को देख लेना, कोई ब्लड प्रेशर तो अंडरलाइन नहीं है, ओबेसिटी है तो उसके अंडरलाइन उनको क्या प्रॉब्लम, डायबिटीज हो सकती है प्रेगनेंसी में, हाइपरटेंशन आ सकता है, कोई फैमिली हिस्ट्री ऐसी लिंक्ड है जिसकी वजह से मदर और बेबी के आउटकम्स एंड अप हो सकते हैं अबॉर्शन एंड अदर बुरे आउटकम्स में. सो फॉर कंप्लीट रिव्यू बाय अ फैमिली हेल्थ फिजिशियन और अ गायनोकोलॉजिस्ट जो आपको एक्चुअली इस ट्रैक पे बाद में भी लेके चलेंगे उसे होना चाहिए. बेसिक सिंपल टेस्ट जिसमें आप उसकी हेल्थ असेसमेंट कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल हेल्थ जो हमारी लड़कियों का कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो दे कम विद सम इश्यूज. अपार्ट फ्रॉम दैट इशू दे कैन कम टू असेस हाउ दे आर डूइंग एंड व्हाट वुड बी देयर हेल्थ implications when they will get pregnant. ठीक 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 ठीक. अच्छा जी, ये सवाल जो है अगला, चूंकि यू मेंशन मदर्स एंड दिस इज योर स्पेशलिटी आल्सो, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि व्हाट आर द एलिमेंट्स आर न्यू मदर्स नीड टू फोकस व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर लेबर. हाउ इम्पोर्टेंट इज पोस्टपार्टम केयर? आई थिंक अगर डॉक्टर उरूज और डॉक्टर ज़ेबुन्निसा दोनों इसको एड्रेस कर लें दैट बी वंडरफुल. यस. इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक मदर जर्नी पूरे साल का करती है जब जाके बच्चा पैदा करती है, और एक पूरा मदरहुड का जो टाइम पीरियड होता है 9 months एंड देन 2 to 3 months ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड. सो एंटीनेटल स्क्रीनिंग, एंटीनेटल चेकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उस पेशेंट को लेबर के उस प्रोसेस के लिए लेके जाने के लिए. एंटीनेटल स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैटेगराइज पेशेंट कि ये लो रिस्क में फॉल कर रही है, ये हाई रिस्क में फॉल कर रही है. इफ शी इज अ लो रिस्क वुमन उसकी लेबर एंड डिलीवरी वुड बी लेस कॉम्प्लिकेटेड और उसमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कोर्स ऑफ डिजीज की कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी फॉलो होगा. इफ शी इज अ हाई रिस्क पेशेंट, अगर उसके मसले मसाइल हैं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड एंड अदर डिजीजेस, तो उसको एक स्पेशलाइज एंटीनेटल केयर की जरूरत होती है. स्पेशलाइज हॉस्पिटल चाहिए होता है डिलीवरी के लिए. एंड इंट्रापार्टम डिलीवरी के दौरान, लेबर पेन्स के दौरान स्पेशल नीड्स की जरूरत पड़ सकती है. एंड सेम फिर डिलीवरी के बाद भी केयर डिफरेंट होती है. सो एंटीनेटल चेकअप में एंटीनेटल स्क्रीनिंग इज इम्पॉर्टेंट. एंड देन एंटीनेटल टीचिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, चाहे लो रिस्क हो चाहे हाई रिस्क हो, उसकी एंटीनेटल टीचिंग थ्रू आउट प्रेगनेंसी होते रहनी चाहिए. और वो दैट इज एक्चुअली primarily the responsibility of a physician who is looking after her. एंड हॉस्पिटल बेस्ड एंटीनेटल क्लासेस का एक होता है सिस्टम, जहाँ पे अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे क्लासेस होती हैं जहाँ पे उसकी लेबर एंड डिलीवरी को एक फोकस एक क्लास में किया जाता है, जहाँ पे वो पूरे लेबर एंड डिलीवरी कैसा लेबर होता है, कैसे बिहेव करना है, क्या आपके तरीके होंगे कि आप लेबर को स्मूथली ले सकेंगी. एंड देन पोस्टमार्टम पीरियड की एक क्लास होती है जिसमें आपको उनकी पोस्टमार्टम केयर इंक्लूडिंग हर केयर और बेबी की केयर बताई जाती है. फिर आपका आता है कि इन्वॉल्विंग फैमिली and spouse, especially elder women in the family, especially in-laws, आपके को पता है कि वही ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे होते हैं. तो elder female in the family, spouse should be involved in antenatal teaching, knowing कि इस पेशेंट को हमने किस कैटेगरी में रखा है, हाई रिस्क लो रिस्क में, ताकि वो डिसीजन मेकिंग में और उसकी घर पे जो काउंसलिंग हो रही होती है, जैसे डायबिटीज है, आपने डायबिटीज बता दिया, डाइट बता दी, पलट के पेशेंट आई, कोई चेकिंग नहीं की. लेकिन अगर आप उसकी फैमिली को एम्फसाइज कराएंगे कि इसकी शुगर्स ऐसी हैं या इसका ब्लड प्रेशर ऐसा है, तो वो फैमिली वाले घर पे उसको रीएम्फसाइज कराएंगे और उसकी हेल्प करेंगे टू कोप अप विद द डिजीज. फिर आता है कि लेबर एंड डिलीवरी की जो एक एंजाइटी एंड फियर होता है पेशेंट के माइंड में, पेन्स पता नहीं कैसे होंगे, तो उसको एक्सप्लोर करना कि वो कितना डरी हुई है उस लेबर पेन और डिलीवरी से, वो एक्सप्लोर करें, उसको रियशोर करें, उसके पेन मैनेजमेंट के ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए. शी शुड हैव
full right to explore pain management options like epidural painless delivery होती है, सिजेरियन के लिए तैयार होते हैं लेकिन एपिड्यूरल के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो ये टीचिंग टाइम टू टाइम होनी चाहिए। पोस्टपार्टम केयर जो होती है वो इमीडिएटली एक न्यू शिफ्ट इन लाइफ होता है जो प्रेग्नेंट लेडी डिलीवर होती है, बिकॉज शी हैज टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, शी हैज टू टेक केयर ऑफ हर न्यू बॉर्न बेबी, और उसकी नींदें खत्म होती हैं, वो स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, अपना भी ख्याल करना है, बच्चे को भी कुछ नहीं होना चाहिए बिकॉज अब वो शी इज अ मॉम, तो उसके बच्चे की पूरी केयर, तो ये सारे साइकोलॉजिकल अपसेट्स उसको फिर दे पुट हर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग साइकोलॉजिकल इश्यूज इन द पोस्टमार्टम पीरियड जो 2 महीने का होता है। हेयर कम्स द रोल के यहाँ पे इन लॉज हो या पेरेंट्स हो लड़की के, उनको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है ताकि उसकी एक सपोर्ट हो उसको, और वो उस जो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होता है, न्यू शिफ्ट ऑफ लाइफ होता है, उसको सही से टेक केयर कर सके और फिर उसको स्मूथली कैरी ऑन करके और अंडरस्टैंड करे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली सपोर्ट एंड सपोर्ट ऑफ फिजिशियन इन द हॉस्पिटल टीम is actually needed for a pregnant lady to go through all these stresses. So if anybody else want to add any? डॉक्टर उरूज अब इस बाकी सवाल को एड्रेस करेंगी। जी, डॉक्टर ज़ेब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, मगर बस 1-2 बातें और कहना चाहूँगी अपनी फील्ड से रिलेटेड। बिकॉज़ उनको जब वो डिलीवरी हो जाती है पेशेंट की, डॉक्टर का काम ख़त्म हो जाता है, डिलीवरी बहुत अच्छे से हो जाती है, तो जो शिफ्ट ऑफ एक न्यू रोल में आ जाती हैं, स्पेशली आफ्टर डिलीवरिंग द फर्स्ट बेबी, सो वो दैट्स अ बिग स्ट्रेस हेल्थ पे भी, एक्स्ट्रा कैलोरिक रिक्वायरमेंट, फिजिकल और मेंटल बोथ। मैंने पहले कहा कि एवरीबडी इज़ नॉट मेड फॉर मदर, शी नीड्स एडिशनल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रॉम हर डॉक्टर एज वेल। डॉक्टर जो डिस्चार्ज के वक्त ही उनको बता देना चाहिए, जैसे डॉक्टर ज़ेब ने इन्वॉल्व किया। इसमें एक चीज़ है कि बर्थ स्पेसिंग डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है फॉर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी, मगर इमीडिएट पोस्टपार्टम में हम उनको यूजुअली अच्छे सेटअप में जो नॉर्मल डिलीवर होते हैं, इवन जो सी सेक्शंस भी होते हैं, तो एक्सरसाइजेस बताते हैं, जो पेरिनियल एक्सरसाइजेज होती हैं, उनसे उनको हेल्प मिलती है उनके पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये पार्ट मिसिंग है, ओवरऑल ही हर जगह से मिसिंग है, हमारे सेटअप में तो है, मगर कोशिश की करते हैं बहुत कि सिखाया जाए। तो अगर वो शुरू से वो एक्सरसाइजेज करते रहें, इवन प्री प्रेगनेंसी भी, डिलीवरी भी करते रहें और प्रेगनेंसी के बाद स्पेशली करते रहें, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है आगे के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने में, जो यूरिनरी स्टूल रिलेटेड स्पेशली है। फिर जब वो चले जाते हैं, वो एक्सरसाइजेस भी नहीं करते, और बाद में अगर उनको कोई यूरिन का मसला खड़ा हो जाता है, स्पेशली जो रिलेटेड है नॉर्मल डिलीवरी के साथ, तो उसको तो कभी एड्रेस ही नहीं किया जाता है। जो बहुत सिवियर प्रॉब्लम्स है वो हमारी क्लिनिक में लैंड कर जाते हैं, आगा खान तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि आगा खान इज़ नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सोसाइटी। रिमेंबर, हमारे पास बहुत ही सिलेक्टेड पॉपुलेशन आती है जो अप्रोच कर लेते हैं, या जो रेफरल्स हैं पेरिफेरी से आते हैं, तो हम सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। आगे क्या होता है वो सबको पता है, ठीक है। प्रिवेंटिव मेडिसिन ही नहीं है तो पोस्ट नेटल केयर क्या होगी। तो वो प्रॉब्लम्स अगर ये पता लग जाए कि ये प्रॉब्लम्स ऐसे नहीं हैं जो छुपाए जाए, और उनको बहुत सिंपल चीज़ों से रिजॉल्व किया जा सकता है, और 40-50% एक्सरसाइज से रिजॉल्व किया जा सकता है, शुरू से अगर स्टार्ट कर दी जाए, तो ये कहना डॉक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, और पब्लिक में भी ऑफ कोर्स अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ की। उसके बाद जब वो उनका पोस्टपार्टम पीरियड गुजर जाता है, मैं उसको आगे से थोड़ा लेके चलूँगी जहाँ डॉक्टर ज़ेब ने ख़त्म किया। अब बात आती है आपका रिलेशनशिप दोबारा रिज्यूम करने की। तो बहुत सारी बच्चियाँ जो होती हैं जिन्होंने फर्स्ट प्रेगनेंसी डिलीवर की होती है, अभी पहला बच्चा होता है, देयर इज़ अ फेयर ऑफ आपके रिजम्पशन में जो पार्टनर के साथ है, तो वो उस चीज़ को एड्रेस करना ये बहुत सेंसिटिव इशू है। कई दफ़ा वो स्टिचेस में पेन के साथ लैंड करते हैं, तो उसको टाइमली एड्रेस करना, और ब्रेस्ट फीडिंग के इश्यूज़ को एड्रेस करना, और प्लस उनका, मैं बार-बार स्ट्रेस दूँगी कि बर्थ स्पेसिंग के बारे में डिस्कस करना। ये उनका पर्सनल इशू है, लेकिन डॉक्टर को और पेशेंट को खुद भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो बिफोर आपका पोस्टपार्टम 6 वीक से पहले दे शुड डिसाइड अबाउट देयर बर्थ स्पेसिंग, बिकॉज़ हेल्दी, आपको पता है कि हेल्दी बर्थ स्पेसिंग कम से कम 2 साल की होनी चाहिए, जिसको AKU की पॉपुलेशन में भी इवन जो हमारे पास आती है एड्रेस बिल्कुल नहीं किया जाता है। हम दिन रात, मेरी गायनेकोलॉजिस्ट जो सीनियर कोलीग्स हैं वो इसके साथ एग्री करेंगे कि हम दिन रात अनप्लान्ड प्रेगनेंसी के साथ डील कर रहे होते हैं। हमारी सोसाइटी में लोग अबॉर्शन के लिए, मिस कैरेज कराने के लिए तो बिल्कुल आराम से एग्रीड हो जाते हैं, मगर कॉन्ट्रासेप्शन को सुनते ही उनको पता नहीं क्या फेयर्स चढ़ जाते हैं
कि उनको लगता है कि बर्थ स्पेसिंग के कुछ कर लेंगे तो उनको कैंसर हो जाएगा या वो उनके हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। वैसे तो हेल्थ प्रॉब्लम को कोई इशू डिस्कस करता नहीं है। उनके लिए वो मेथड सबसे ज़्यादा रिलायबल और ईजी हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा अनरिलायबल है। तो फैमिली प्लानिंग पिल्स और आई मैं अब बार बार कहूँगी कि फैमिली प्लानिंग पिल्स यानी कि जो कि मनसूबाबंदी की गोलियाँ जिनको कहते हैं, और कॉइल आईयूडी इज़ द बेस्ट मेथड। ये दो जो मेथड्स हैं वो बेस्ट हैं दुनिया भर में कॉन्ट्रसेप्शन के लिए, जिस पे दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। आप यकीन मानिए ये सबसे ज़्यादा अनफेवरेबल और लीस्ट वांटेड है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, उनको लगता है कि इससे पता नहीं क्या हो जाएगा, तो दे लैंड अप इन having unplanned pregnancy, and that's an additional stress, mental stress to the women and the whole family. I would say they are not prepared. So इसमें सिर्फ डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, उन मदर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो शुरू से डॉटर को रेज कर रही होती हैं। उनको उनके आप अपनी प्री प्यूबर्टल उनसे प्रॉब्लम डिस्कस करने की डॉक्टर की क्लिनिक में तो ले आए हैं, लेकिन आपको खुद से उनकी काउंसलिंग नहीं की है कभी भी। ठीक है ना, यू हैव नेवर एड्रेस, आपने उनको यू हैव पुश देम टू मैरिज बट you have not prepared your daughter, you have not educated। मदर ने भी तो पूरी लाइफ गुजारी है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट टेक देम टू द डॉक्टर, देयर इज नो हार्म, वो डॉक्टर उनको गाइड कर देगा। सो एट पोस्टपार्टम में इवन मिथ्स अप्लाई किए जा रहे हैं प्रेगनेंसी में, लेकिन साइंटिफिक चीज़ों को एड्रेस नहीं किया जा रहा। एंड रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट अर्बन पॉपुलेशन, दोज आर कमिंग टू AKU इवन, एंड दोज who live in Karachi। सो बाकी का क्या है वो नहीं पता। हेलो जी जी। सो अब मैं ये कहूँगी कि पोस्टपार्टम पीरियड भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना प्रेगनेंसी, एंटीनेटल केयर एंड डिलीवरी है, और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है लेटर ऑन आपकी लाइफ में, जो कि और बच्चे भी होने हैं और जो बच्चे हैं पहले से उनके रेज करने में भी, तो उसको भी बहुत अच्छे से एड्रेस करना चाहिए। डॉक्टर इफ़त और डॉक्टर ज़ेबुन्निसा, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर इफ़त, ये सवाल आपके लिए है एंड आई थिंक कि इसको एड्रेस आपसे बेहतर शायद कोई नहीं कर सकता, बट इफ एनीवन वांट्स टू ऐड टू इट फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज डू गो अहेड। ये सवाल है कि हम बात जब करते हैं व्हाट इज द राइट एज कि अब तक बच्चियों को मेंस्ट्रुएशन हो जानी चाहिए, अर्ली मेंस्ट्रुएशन एंड डिलेड मेंस्ट्रुएशन, आप कैसे इसको एड्रेस करना चाहेंगी? क्योंकि अक्सर बच्चियों में बहुत देर तक भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, पेरेंट्स कैसे इसको डील करें? आई सीन अ लॉट ऑफ मदर्स बहुत इमोशनली मेंटली डिस्ट्रॉट होती हैं, परेशान हो रही होती हैं, एंड वही वाली बात कि एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने में वो बहुत हिचकिचाती हैं इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए। एंड आई एम आस्किंग दिस बिकॉज अ लॉट ऑफ मदर्स आर वॉचिंग अस, उनकी बेटियां हैं, और ये बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि बड़ा टैबू इशू है मेंस्ट्रुएशन, and I think it should be addressed. It is not something taboo, something very natural, very biological, and इसकी open conversation होनी चाहिए, proper guidance हमें मिलनी चाहिए इसके ऊपर। जी ईशूर, बहुत इम्पोर्टेंट ये सवाल है, और एक पहले तो सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल बता देती हूँ कि नॉर्मल एज क्या होती है। हमारे यहाँ नॉर्मली बच्चियां 12 साल की उम्र तक, 12 से 13 साल की उम्र तक मेजॉरिटी लड़कियों को प्यूबर्टी हो जाती है। प्यूबर्टी सिर्फ मेंसेस आना नहीं है, बल्कि उसके साथ कुछ बॉडी वाइज जो चेंजेस हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, हेयर है डिफरेंट पार्ट्स पे बॉडी के, तो उसको हम देख के अंदाजा लगा रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पीरियड्स के साथ। तो अगर तो आपके बच्ची के ये फीचर्स आपको नजर आने लग गए हैं और उसको पीरियड्स नहीं आए हैं, तो 13 साल की उम्र एक लिमिट है जिसके अंदर उसको पीरियड्स आ जाने चाहिए। लेकिन अगर बच्ची के और कोई जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो डेवलप नहीं हुए हैं, तो हम 15 साल की उम्र तक इंतजार कर सकते हैं। ब्रेस्ट डेवलपमेंट के 2 साल के अंदर अंदर इसी तरह पीरियड्स आ जाने चाहिए। अच्छा, अब डिले कितना हो सकता है? तो आई वुड से कि 15 साल से ऊपर डिले ना करें अगर उसके बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं हुए हैं। उसको किसी ना किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना जरूरी है ताकि उसको हम प्रॉपरली एड्रेस कर सकें, उसको हम जान सकें कि वजह क्या है इसकी, क्यों पीरियड्स नहीं आए। अच्छा, कुछ बच्चियों की
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि फैमिली में क्या ट्रेंड्स है। माँ को, खाला को, बहनों को जिस एज में पीरियड्स आए हैं, नॉर्मली बच्चियों को उसी एज में पीरियड्स आ रहे होते हैं। एज अर्ली एज 10 ईयर्स लड़कियों को शुरू हो जाते हैं। और अगर हम ये कहेंगे कि व्हेन इट्स टू अर्ली, तो आई वुड से कि 8 साल से पहले अगर किसी बच्ची में आप जिस्मानी तब्दीलियां देखें या फिर उनको पीरियड्स शुरू हो जाए, तो उसके लिए भी हमें डॉक्टर के पास आना जरूरी है। होता यह है कि जब पीरियड शुरू हो जाते हैं तो बोन की ग्रोथ रुक जाती है। हमें ये पीरियड्स डिले करने की जरूरत होती है। अगर 8 साल से पहले किसी बच्ची को पीरियड शुरू हो जाए या आपको कुछ और अलामात उसमें नजर आए, तो बराए मेहरबानी उसको डॉक्टर के पास लेके आए। गायनेकोलॉजिस्ट इसको डील कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट पर्सन पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं, जो हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा शायद ना अवेलेबल हो। खान में तो अवेलेबल हैं, लेकिन आप किसी न किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास उसको जरूर दिखाइए। इन बच्चों के पीरियड्स रोकने बहुत जरूरी हैं, वरना उनकी ग्रोथ रुक जाएगी और वो अपनी पूरी हाइट अचीव नहीं कर पाएंगी। आई थिंक ये ऐसी चीजें हैं जो डेफिनेटली मदर के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं। बच्चियों को तो हमारी पता ही नहीं होता है कि पीरियड्स क्या हैं और कब शुरू होने चाहिए और कैसे शुरू होने चाहिए। और दूसरी बात ये कि जैसे उरूज ने कहा और अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमें अपने ट्रेंड्स चेंज करने चाहिए। आप बच्चों के मसाइल देखिए। हमारे जमाने में इस एज में जो हमारे चैलेंजेस थे, इन बच्चों को उससे कहीं ज्यादा चैलेंजेस हैं। अपने पियर्स प्रेशर उनका इतना ज्यादा है, दूसरे उनको हर चीज की एक्सेस है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, शायद आपके ही प्रोग्राम में एक दफा पहले भी ये कहा था कि इससे पहले कि वो इंटरनेट से देखें जाके कि सब क्या है, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी होती है, एक तजस्सुस है कि ये मतलब क्या हमारे अंदर क्या तब्दीलियां आ रही हैं, और बहुत सारी चीजें कि ये किस तरह से होता है। बहुत सारे अनआंसर्ड सवाल होते हैं उनके, जिनका वो जवाब ढूंढ लेंगे। आपके मोहताज नहीं है वो कि आपका इंतजार करेंगे कि आप उन्हें बताएं, वो अपने सवाल के जवाब ढूंढ लेंगे। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप खुद से उन्हें बताएं द वे यू वांट देम टू नो। अपने सोशल पर्सपेक्टिव में, अपने रिलीजियस पर्सपेक्टिव में आप उनको किस तरह से बता सकते हैं, बेहतर तौर पे बता सकते हैं, डूज एंड डोंट्स उनको समझा सकते हैं, बहुत बहुत आसान अल्फाज में, और इतना जितना उनको जानने की जरूरत है। दूसरा एक सवाल जो बहुत ज्यादा किया जाता है कि हम कब बताएं बच्चे को और क्या बताएं। तो बेहतर यह है कि जितना वो पूछें उनकी एज के हिसाब से आप उनको जवाब दें। अगर एक 4 साल का बच्चा कुछ आपसे पूछ रहा है तो आप उसको किसी और तरह से बताएंगे, और अगर एक 10-12 साल की बच्ची आपसे पूछेगी तो आप उसको किसी और तरह से बताएंगे। ठीक है। जब प्यूबर्टी की एज करीब आए 10-11 साल, जो एक आपकी फैमिली की नॉर्मल एज है, उससे पहले बच्ची को तैयार कर दें थोड़ा सा, आहिस्ता आहिस्ता कर। एकदम से सब बताने की जरूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता करके उसको तैयार करना शुरू करें और उसको ये एहसास दिलाएं कि ये चीजें नॉर्मल हैं, बजाय इसके कि जब उसको एकदम से शुरू हो और उसको एक शॉक लगे, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे बल्कि मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाए, उसकी पढ़ाई अफेक्टेड हो। तो बेहतर ये होता है कि उनको हम पहले से तैयार करते हैं मेंटली। होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। अगर कोई ऐड करना चाहे इसमें। इफत आई टोटली एग्री। और हमारे यहाँ जो सोशल नॉर्म है वो यही होता है, सबसे ज्यादा शर्म तो अम्मा को आ रही होती है कि बच्ची को मैं कैसे सिखाऊं, यू नो। उसको स्कूल में अगर उसकी एज ऐसी है कि उसको ऑल ऑफ अ सडन कभी भी आ सकता है, तो उसको वो मैटरनिटी पैड देना जो होते हैं वो नॉर्मली देना भी वो शाय फील करेगी, और वो उसको टीच करने में शाय फील कर रही होती है। एक्चुअली हम लोगों की अपनी अवेयरनेस एज ए मदर्स और आगे की बच्चियों को अपनी ट्रेन करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो टीचिंग वाला पार्ट है ये तो हमारी पॉपुलेशन में वाकई बहुत ही लैकिंग है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम एज ए मदर्स अगर देखें तो हम अपनी बच्चियों को उस तरह से नहीं देख रहे होते हैं, जब आएगा तो देख लेंगे, यू नो, वो वाला कॉन्सेप्ट होता है। सो वही बात के 11 to 12 ईयर्स वाली एज पे व्हेन यू सी कि इनमें चेंजेस आ रही हैं, वी शुड टेल देम कि बेटा अब ये चेंजेस आपकी बॉडी में आ रही है, दिस इज व्हाट द वुमन लाइफ इज। वो ऐसा ऐसा इस तरह से होता है, रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है, ग्रेजुअली स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको बताए। आजकल तो स्कूल्स में भी एक्चुअली रिप्रोडक्शन पढ़ाई जाती है, पूरी
ये चीजें जो बच्चों की हैं अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल्स में सब पढ़ाया जाता है, सो दे नो इट फ्रॉम द स्कूल। तो इससे पहले अच्छा है कि हम खुद ही उनको ऐसा ऐसा करें तो दे कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। अच्छा, दूसरी बात एक और मैं ऐड करना चाहूंगी कि बजाय इसके कि इसको डिफिकल्ट करके बताएं, मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर हर, और कुछ एक्साइटिंग तरीके से बताएं, इंटरेस्टिंग तरीके से बताएं, तो बिलीव मी दे विल लुक फॉरवर्ड फॉर इट कि वो क्या होगा, किस तरह से चेंजेस आएंगी, दे रियली वेट फॉर इट। जो मेरे पास बच्चियां आती हैं तो उनकी मदर यही बता रही होती हैं कि इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर देम जब उन्होंने पहले से बताया है उनको। अच्छा डॉक्टर इफ़त, एक चीज जो मैं अपने सवाल में ऐड करना मिस कर गई वो ये कि आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे वालिदैन जब आते हैं, खवातीन जब आती हैं, देयर आर सो मेनी मिथ्स and misinformation attached with menstruation. Can you please address them? आप अपना क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रिपीट करेंगी? थोड़ी सी आवाज बीच में से ब्रेक हुई आपकी। अच्छा, मैंने कहा कि मेंस्ट्रुएशन से बहुत सारे मिथ्स अटैच्ड हैं, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन अटैच्ड है, क्या आप प्लीज उसको एड्रेस कर सकती हैं हम सब के लिए? डेफिनेटली पीरियड्स जो है वो उसके लिए आई मीन अगर मैं एक एक मिथ्स आपको यहाँ बताना शुरू करूँ तो शायद हम सारी रात यहाँ पे बैठे रहें। तो इट्स आई मीन जो कॉमनली चीजें हैं कि आपने आई मीन बहुत सारे रिलेटेड है आपके रिलीजियस हिसाब से, बहुत सारे आपकी सेहत के हिसाब से हैं, लेकिन जो एक बहुत ही कॉमन चीज है वो ये कि आपने बात नहीं लेना, पूरे 7 दिन तक आपने नहाना नहीं है। सो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और बल्कि इस दौरान आपको अपनी सफाई की ज्यादा केयर करने की जरूरत है, अपने आप को वॉश करने की और चेंज करने की तो बहुत सख्त जरूरत होती है इसमें। दूसरे ये कि अगर आप किसी चीज को हाथ लगाएंगी, खाने की चीज को, तो वो खराब हो जाएगी, जैसे अचार वगैरह या और कोई चीज। तो ऐसी भी बात नहीं है, वो इसी वजह से होता था गालिबन कि आपकी हाइजीन इतनी खराब हो गई है, 7 दिन तक आप जब नहीं नहा रहे हैं तो वो तो डेफिनेटली आपके पास इतने जर्म्स कैरी कर रहे होंगे कि चीजें खराब हो रही होंगी। तो अगर आप साफ सुथरे हैं तो डेफिनेटली इवन यहाँ तक है कि आप बावजू रहें इस दौरान में, अगर वजू से रहने की आदत है तो बावजू रहें, तो वो आपको और ज्यादा मतलब आपके जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू उससे भी आप अच्छा बेहतर महसूस करेंगे। सिर्फ एक नमाज पढ़ने की ममानियत है, बाकी और रोजा रखने की, लेकिन आप बाकी सारे इबादत भी कर सकती हैं, ज़बानी जितने भी इबादत हैं वो कर सकती हैं। आपके इससे पहले प्रोग्राम से पहले कुछ डिस्कशन हमारा हो रहा था आपस में, तो उसमें ये सवाल आया था कि क्या ये कोई पनिशमेंट है औरतों के लिए कि अम्मा हवा ने और वो समथिंग लाइक दैट कि उनकी वजह से हमें मिला है। तो आप यकीन कीजिए पूरे कुरान में कहीं पे भी नहीं लिखा कि बीबी हवा ने बहकाया था या उन्होंने ये वो किया था। इट वाज शैतान जिसने दोनों को बहकाया है। आप कुरान के किसी भी पार्ट में देख लें, शैतान ने दोनों को इक्वली बहकाया है। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, ये हमारी इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है। मेनली जहां तक मुझे याद पड़ता है कि शायद ये क्रिश्चियन बैकग्राउंड है, इसका क्रिश्चियनिटी का बैकग्राउंड है कि उनके कुछ इस किस्म के मिथ थे जो हमारे अंदर ट्रांसमिट हो गए हैं। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इक्वली इनोसेंट थी, वो इक्वली शामिल थी जो कुछ भी इवेंट था, और ये किसी भी तौर पे कोई पनिशमेंट नहीं है, और इट्स एन ऑनर फॉर अ वुमन कि वो एक इंडिकेशन है बेसिकली कि आप माँ बनने के काबिल हैं अब। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो साइंस क्या कह रही है, जो लेटेस्ट साइंस है वो ये कहती है कि मेंस्ट्रुएशन लेडीज के लिए 5th वाइटल साइन है। वाइटल साइन होता है जैसे हम सांस ले रहे हैं, जो हमारे दिल धड़क रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर है, और हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन है। ये 4 वाइटल साइंस थे, और 5वां वाइटल साइन लड़की के लिए मेंस्ट्रुएशन है। जब भी उसकी सेहत अफेक्टेड होगी, मेंसेस ऊपर नीचे होंगे। तो अगर कोई और मिथ है तो वो मुझसे पूछ लीजिए। हम लोगों से तीनों हम यहाँ पे मौजूद हैं, शायद उरूज को या डॉक्टर ज़ेब को कोई और भी मिथ याद आ रही हो, लेकिन ये 2-3 चीजें थी जो मुझे इस वक्त याद आई हैं। आपने इतना ब्यूटीफुली इसको आंसर किया है और इतनी एक्सप्लिसिट डिटेल में, एंड
आई थिंक बहुत नेसेसरी डिटेल्स के अंदर, बहुत नेसेसरी मिथ्स को, ये नहाना नहीं, आई रिमेम्बर ये मुझे भी कहा गया था, बट मैं शुरू से ही थोड़े उल्टे दिमाग की थी, तो आई नेवर पेड हीड टू इट एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू टेक माय बाथ बिकॉज आई कुड नॉट, यू नो, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी कैसे आप ऐसे इस हालत में रह सकते हैं. बट दिस इज व्हाट केम डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन आवर फैमिली एज वेल. अच्छा जी, बहुत सारे सवाल आए हमारे पास और उसके अंदर एक बहुत प्रिवेलेंट सवाल है, वो ये है मेनोपॉज. इफ एनी ऑफ यू वुड लाइक टू एड्रेस इट. आई थिंक मेनोपॉज भी वही ट्रांजिशन है जो एक आपकी मेनार्की है, जो आपके लेबर एंड पार्चुरेशन है, डिलीवरी है, जो आपकी whenever you age everybody should be prepared, चाहे वो मेल है या फीमेल है, कि चीज़ों ने एंड तो होना है, nobody is immortal. तो मीनोपॉज को आप इसी तरह लीजिए कि ये एक नया फेज ऑफ लाइफ है जिसमें आप अपने सब चीज़ों से अफारे होते जा रहे हैं. यू आर जस्ट प्रीटी मैच्योर, यू कैन फेस. तो जो चीज़ें अल्लाह ताला ने दी थी वो एक एक करके वापस जानी है, ठीक है. सो मीनोपॉज के मिथ्स हैं, बट कोर्स वही बात आ जाएगी कि लाइफस्टाइल आपको उसके लिए पहले से तैयार होना है. और मैं बार बार इसी चीज़ को एड्रेस करूँगी कि वी हैव टू जस्ट टॉक एंड जस्ट डिस्कस द थिंग्स. ओके, अब हम उस केस से बाहर आ चुके हैं कि हम मिथ्स के ऊपर बिलीव कर चुके. हमने बच्चों को मोबाइल दे दिए, उनकी इंटरनेट एक्सेस है. तो ये सब मिथ्स जो हमारी, आप कह रहे हैं हम इतने पुराने तो नहीं, लेकिन जो हमारी एज की जो हमने सीखे थे उनसे हम आगे आना होगा. सो मीनोपॉज इज जस्ट अब मेंसेस का बंद होना है, ठीक है. और उसके लिए आपको प्रिपरेशन जो है वो पेरीमेनोपॉजल, यानी कि तकरीबन जब 35 से आप अबव जाते हैं, 40 के करीब आते हैं, तो एक्सरसाइज की आदत अगर शुरू से ही नहीं है तो वो क्या करेगा. इट्स जस्ट यू हैव टू रिमेन एक्टिव, ताकि आपको बाकी आने वाले प्रॉब्लम्स जो कि स्पेशली बोन रिलेटेड हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, उससे बचा जा सके. कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन आपकी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा था. ये हमारा ही कॉन्सेप्ट है, बाकी हर जगह फूड फोर्टिफाइड होता है, मगर हमारे यहाँ नहीं होता है. सन एक्सपोजर हमने ख़त्म कर दिया है, तो येस ऑफ कोर्स वी आर डेफिशिएंट ऑफ विटामिन डी, तो आपको वो सप्लीमेंटेशन ऐड करने होते हैं, ठीक है. देन आप मेनोपॉज रिलेटेड जो चेंजेस पहले से आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें कई ख़वातीन गर्मी लगना, ये सब कुछ चीज़ें बयान करती हैं. तो उस चीज़ों का बहुत आराम से एक्सरसाइज और हार्मोन्स के बगैर ट्रीटमेंट किया जा सकता है अगर वो एड्रेस कर ली जाए. अब हम उसकी मेडिकल में जो ट्रीटमेंट है, हार्मोन की थेरेपी पीछे चली गई हुई है. उसकी प्रिपरेशन जो है एक्सरसाइजेस, थेरेपी और डिफरेंट और दवाइयों से होती है. तो उस सूरत में उसको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है अगर कोई सिवियर प्रॉब्लम है. बाकी जो बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको आप पहले से ही एड्रेस करना शुरू करेंगे तो फ़ायदा होगा. मेरी फील्ड से रिलेटेड अगर आप कहें कि मेनोपॉज पे क्या चीज़ सामने आती है, तो वही बैड ऑब्स्टेट्रिक केयर, वही बैड लाइफस्टाइल जो आपने ज़िंदगी भर अपनाया हुआ होता है. वज़न का ज़्यादती से बढ़ना, डिलीवरी के बाद एहतियात नहीं करना, ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे पैदा करना. सो वो सब चीज़ें एंड अप होती हैं आखिर में जाकर आपके यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूट्रस का नीचे आ जाना, प्रोलैप्स हो जाना. ये चीज़ें खुलकर उसके सामने आती हैं क्योंकि सिस्टम्स आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे रहे होते हैं जब हार्मोन ख़त्म हो जाते हैं, और फिर वो खुल के सामने आती हैं. तो सबसे लीस्ट एड्रेस जो पार्ट है वो ये है कि ख़वातीन के उस वक्त के यूरिन के मसाइल, जो कि समझा जाता है कि ये उम्र का ही हिस्सा है. अगर बूढ़े हो गए हैं तो यूरिन लीक तो होना ही है, ठीक है. हड्डियों ने काम नहीं करना है, वॉशरूम तक पहुंचना नहीं है. तो ये बिल्कुल एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है. ये हमारी सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है कि 55 एंड अबव 60 हो गए अब तो वो DNR हो गए. नो, दिस इज रॉन्ग. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब अगर मैं अर्बन पॉपुलेशन की फिर से बात करूंगी तो बढ़ रही है. अब हमारी कोई सेंसस नहीं है, वी डोंट नो. जो मुझे हमें देखने में आ रहा है, जो हमारे पास पॉपुलेशन आती है, women are healthier till 75. सो आप मीनोपॉज के बाद भी तकरीबन अपनी ज़िंदगी का उतना ही अरसा गुजार रहे हैं जो मीनोपॉज से पहले गुजारा था. अगर आप देखें पाकिस्तान में मीन एज, एवरेज जो औसत उम्र है मीनोपॉज की, वो 48 to 50 है. तो अगर 75 तक कोई ज़िंदा रहता है तो 25 साल ज़िंदा रहना है. तो आप उस पर्सन को ऐसे नहीं छोड़ सकते कि ये बिल्कुल अब कुछ नहीं है, ये तो होना ही है. नो, दिस इज़ रॉन्ग. उनके यूरिनरी इश्यूज़, उनके बोन्स के इश्यूज़, उनकी मेंटल हेल्थ, और इवन मैं कहूँगी कि बहुत ही कम एड्रेस उनकी सेक्सुअल हेल्थ, एंड ये सारी जो उनकी चीज़ें हैं वो बिल्कुल लीस्ट एड्रेस हैं. ये मिथ्स हैं कि उनको एक कोने में बिठा दिया जाए, उनका काम अल्लाह अल्लाह करना है बस. नो, दिस इज़ रॉन्ग. अल्लाह अल्लाह तो सबको करना चाहिए, लेकिन उनको अपनी
ये हम सबको एजुकेट करना चाहिए अपनी ख़वातीन को कि उनको अगर कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये सब आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट है और ये आपकी ज़िंदगी का एक दौर है। अगर आप हमारे पास तो है ही नहीं, मगर जो डेवलप सोसाइटी में हेल्दी वुमेन क्लिनिक का एक कॉन्सेप्ट है। हेल्दी वुमेन क्लिनिक वो क्लिनिक होती है जो पेरीमेनोपॉजल स्टेज से स्टार्ट होती है। उसमें वो लोग आते हैं जो अदरवाइज हेल्दी होते हैं, मगर वो इस फेज से गुजर रहे होते हैं, गुजरने वाले होते हैं। उनको सिर्फ यही काउंसलिंग की और कुछ रीअश्योरेंस की, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। मगर मैं फिर अगेन यही कहूँगी कि वो शुरू से स्टार्ट होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है ख़वातीन की फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पर शुरू से ही। तो ये हमें समझना होगा अब। और स्पेशली अब माओं का, जो हमारी एज की माएँ हैं या जो इस एज में हैं, जो अपनी बच्चों की परवरिश कर रही हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को एक्सपोज किया हुआ है बहुत सारी उन चीज़ों से जो अननेसेसरी हैं, वो दे हैव टू जस्ट टॉक टू देयर किड्स। सिर्फ बात करें, उनसे बात करें, उन चीज़ों को एड्रेस करें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जब आपने उनको बताया हुआ है। तो ये सब चीज़ें सिर्फ एड्रेस करने से ही हल हो सकती हैं। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर रूरू, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, हमारे पास ऑडियंस से इतने सारे सवालात आ रहे हैं कि मुझे लगता है कि अगले 3 घंटे अगर हम बैठे रहेंगे ना तो कहीं टाइम नहीं जाने वाला। बट बिफोर आई कम टू दोज क्वेश्चंस, मैं ये बताना चाहूंगी कि आपके लिए कमेंट आया डॉक्टर उरूज। You're the best doctor, Dr. Uruj, and good to see you, Dr. Zainab, Dr. Zaid. She's my gynae. Dr. Ifat, you are the best. मतलब माशाल्लाह से there's so many women out there who are your fans. आप तीनों के फैंस बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं। आप, मेरा ख्याल है डॉक्टर ज़ैब-उन-निसा, आप बहुत सारी यहाँ पे जो खवातीन उनकी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और बेबीज डिलीवर करवाएं, और सब वो वहाँ पे खवातीन यहाँ पे कह रही हैं कि यू आर वेरी काइंड, यू आर वेरी कंसिडरेट एंड यू आर वेरी पेशेंट विद द पेशेंट, विद द मदर ना। बहुत खूबसूरती से वो वक्त जो तकलीफ दे होता है उसको आप मैनेज करवाती हैं। डॉक्टर रिफत, आपकी बहुत तारीफें हैं। सो हम यहाँ पे एक्चुअल सेलिब्रिटीज के साथ बैठे हुए, वेरी ऑनर टू नो दिस। अच्छा, हमारे पास एक सवाल आया था कि डज स्ट्रेस ट्रिगर्स हर्पीज। किसी को हर्पीज था और फिर उनको दोबारा से जो रिलैप्स हुआ है, क्या स्ट्रेस इज अ कॉज ऑफ दीज डिजीजेस? हु वुड लाइक टू एड्रेस दिस? एक्चुअली हमारी फील्ड से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन स्ट्रेस कैन लीड टू एनीथिंग। इट्स बेटर कि अप्रोप्रिएट सर्विस कि किसी डॉक्टर से आप बात करें। हर्पीज इज एन इन्फेक्शन और वो हमारे जिस्म में अंदर डोमेंट रहता है। एक दफा आपको चिकन पॉक्स हो गया तो ये डोमेंट रहेगा और ये उसी की एक वो फॉर्म में निकल के सामने आता है। लेकिन आई थिंक जो इन्फेक्शियस डिजीज वाले लोग हैं वो इसको ज्यादा बेहतर तौर पे जवाब दे सकेंगे हमारे बजाय। ठीक है। अब हमारे पास बहुत स्पेसिफाइड सवाल आ रहे हैं एंड फॉर दिस आई थिंक हम अगली बार दोबारा कोई सेशन कर लेंगे, या प्लीज आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखाइए, बिकॉज अब जो है काफी हमने वक्त ले लिया इन सब का एंड दे हैव टू गो एज वेल। सो नाउ वी आर ऑन द क्लोजिंग क्वेश्चन हमारा है, और वो ये है कि हम आप सबसे पूछना चाहेंगे, ऑल थ्री ऑफ यू, आप बारी बारी इसको एड्रेस करिएगा कि व्हाट आर द इश्यूज इन आवर सोसाइटी पर्टिनेंट टू वुमेन्स हेल्थ एंड हाउ कैन वी मेक देम बेटर। आप तीनों क्या कहना चाहेंगी इस पे? अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम द जी बर्थ। सो क्योंकि मेरा काम वहीं से शुरू होता है, आई एम सीइंग मोर ऑफ दीज गर्ल्स। सो डे वन से बच्ची के लिए आप प्लान करके रखें, इसकी एजुकेशन कैसे करनी है आपने, इसकी हेल्थ के लिए आपने क्या करना है। अपने बजट्स में से पहले से संभाल के रखें। खुदा ना खास्ता किसी का खानदान की किसी भी, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि किसी को जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपके पास एक हेल्थ बजट होना चाहिए, आपकी जो भी इनकम है। अगर खुदा ना खास्ता इनकम कम है जिन लोगों की, तो उनको तो ज्यादा केयर करनी चाहिए इस चीज की और उसको एक प्रॉपर तरीके से उसको प्लान करना चाहिए। दूसरी ये कि फिर जब ये बच्चियां बड़ी होती हैं तो प्लीज प्लीज सबसे पहले इनकी डाइट पे तवज्जो दीजिए। जैसे डाइट की आपके बेटे को जरूरत है, ऐसी ही आपकी बेटी को भी जरूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास जब प्यूबर्टी की एज में बच्चियां आती हैं, तो आजकल 2 इश्यूज और बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगी। वो जंक फूड यानी ओवरवेट है, जिसमें वो बिंज ईटिंग और सारा ये जो हमारे यहाँ फास्ट फूड कल्चर डेवलप हो गया है, जो हमने खुद उन्हें सिखाया है, वो कंट्रोल करना। और दूसरी एक्सट्रीम पे फिर वो बच्चियां होती हैं जो
मीडिया देख देख के और खाना पीना बिल्कुल छोड़ देती हैं। स्लिम होने का उनकी जिंदगी में एक ही मकसद होता है कि वो स्लिम रहें, जिसमें उनकी वो जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उनके खाने की वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। जो तो हमारी तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उनकी बैलेंस डाइट करें, घर का बना हुआ अच्छा खाना उनको खिलाएं। कोल्ड ड्रिंक्स प्लीज 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 बिल्कुल उनको ना दें। साल में 2 दफा कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं और उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। इसी तरह जंक फूड भी आप उसको कंट्रोल करके रखिए, ताकि वो एक हेल्दी लाइफ के साथ अपनी अगले फेज में एंटर हो सकें, जो उनकी शादी के बाद शुरू होता है। ये सारी चीजें आपके मेंस्ट्रुएशन से और आपकी सेक्सुअल हेल्थ से और आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लिंक्ड है। जी, आई थिंक डॉक्टर जेब कैन कंटिन्यू विद दैट। इसमें जी, अच्छा, इश्यूज पर्टिनेंट टू हर सोसाइटी जो ना अगर लिस्ट डाउन करें तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट हमारा जो इशू है ना वो इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस फ्रॉम द डे जो चाइल्ड बर्थ से लेके मेनोपॉज ले लें, सारे इश्यूज जो हमने आज डिस्कस किए हैं इसमें इग्नोरेंस इज very important factor. Ignorance of the family, ignorance of the patient herself, ignorance of the government and all. तो वो ignorance, lack of awareness जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना, दैट इज द पर्टिनेंट इशू। एंड दूसरा क्या है, हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है सच। हेल्थ केयर सिस्टम जो प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम होता है तो हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट और मेल डोमिनेंसी, इन लॉज की डोमिनेंसी, ये वाले इश्यूज एक्चुअली जो है सोसाइटी के, दे आर एक्चुअली putting women at risk of their bad outcomes हर लिहाज से, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, जवान हो बूढ़ी हो, उनके ये प्रॉब्लम्स इग्नोरेंस के, हमें उनको पता ही नहीं होता कि हमारे साथ चल क्या रहा है, तो वो कैसे एड्रेस करेंगे। और हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है हमारे पास। तो ये वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि हम एड्रेस करें, मदर्स हो कोई भी हो इस चीज को एड्रेस करे। एंड हैविंग अ गुड हेल्थ केयर सिस्टम इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एजेस ऑफ वुमेन। जी, मैं डॉक्टर ज़ेब और डॉक्टर इफ़त की बात को ही आगे लेके चलूँगी कि हम वो नेशन बन चुके हैं जो कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी सही तरीके से करना नहीं जानते हैं। तो हमने सोशल मीडिया से बच्चों को एक्सपोज़ कर दिया हुआ है, मगर दे आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर हेल्दी एक्टिविटीज़। तो हमारे पास अब जो ज़्यादातर पेशेंट्स आ रहे हैं, जो नई मदर्स बन रही हैं, जो नए बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो सिर्फ़ वो लोग हैं जो मीडिया पे, वो सोशल मीडिया पे चीज़ें देख के मिथ्स बना के अपने ओन भी मिथ्स बन रहे हैं। तो कन्फ्यूज़ एक जनरेशन हम रेज़ कर रहे हैं, जो हमें आहिस्ता-आहिस्ता पता नहीं लग रहा है। तो उस सब चीज़ों को क्लियर कर देने की बहुत ज़रूरत है। मैं बार-बार ये कहूँगी कि मेंटल हेल्थ भी एज़ मच एज़ इम्पोर्टेंट एज़ फिज़िकल हेल्थ। आप उस मदर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो खुद मेंटली और फिज़िकली फिट नहीं है, कि वो चाहे अपनी बच्ची हो या बेटा हो, दोनों की परवरिश सही से कर पाएगी। तो उसके लिए बर्थ स्पेसिंग और रियलाइजिंग उसके ऊपर एक स्ट्रेस है। अगर वो वर्किंग है तो डबल स्ट्रेस है। और खुद भी ख़वातीन को अपना ख्याल खुद भी रखना चाहिए। जब वो बहुत सारे पैसे अपनी शॉपिंग पे खर्च कर सकती हैं, पार्टीज़ में खर्च कर सकती हैं, तो हेल्थ के जो बेसिक इश्यूज़ हैं, वेट कंट्रोल, प्रॉपर स्लीप, हेल्दी ईटिंग, अगर एज अ होल फैमिली की आदत होगी, आप डालेंगी, तो शुरू से ही चीज़ें एड्रेस होती जाएंगी। और जस्ट टॉक टू अपने बच्चों से बात करें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और मिथ्स का ज़माना गुजर चुका है, उसे आगे निकल आएँ। यही चीज़ उनकी मीनोपॉज पे भी फिट होती है, यही चीज़ उनकी एज अ होल उसमें भी फिट होती है, चाहे वो वर्किंग है, नहीं वर्किंग है, गाँव में रह रही हैं, शहर में रह रही हैं। गाँव में भी कोई ये सब चीज़ों की एक्सेस है, ये प्रोग्राम की एक्सेस भी होगी, सब चीज़ों की एक्सेस है। तो ऐसा नहीं है, खुद से भी आपको खुद से उठना होगा, अपनी बेसिक नीड्स के लिए करना को होगा कोशिश। तो अब इससे ज़्यादा और हम क्या बता सकते हैं? हमने यही बताया है कि फिज़िकल और मेंटल हेल्थ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ रेजिंग अ गर्ल, उसको शुरू से रेज़ करना, उसको प्रेगनेंसी में लेके चलना, उसको डिलीवरी के बाद, और फिर लेटर ऑन आपको मेनोपॉज़ के इश्यूज़ को डील करना। ये सब कोई डिज़ीज़ेज़ नहीं है अशरून, ये बीमारियाँ नहीं हैं। पीरियड का आना, प्रेग्नेंट होना या मेनोपॉज़ का हो जाना, ये आपके नॉर्मल फेजेज़ ऑफ लाइफ हैं। बीमारियाँ वो हैं जो आपने वज़न बढ़ा के बनाई हुई हैं, बीमारियाँ वो हैं जो आप एक्सरसाइज़ नहीं करते, बीमारियाँ वो हैं मेंटल जो अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं दे रही हैं और वो सोशल मीडिया पे बेलगाम घूम रहे हैं। वो बीमारियाँ फिज़िकल मेंटली खुद ही एड्रेस हो रही हैं। तो आप वो उन चीज़ों पे तवज्जो ना दें और ये चीज़ को एक नॉर्मल फेजेज़ ऑफ लाइफ करके खुले ज़हन के साथ एक्सेप्ट करें।
Acha ji, that brings to the end of our program. And before we go, we would like to ask all of our three specialists के जाने से पहले ऐसी क्या closing remarks आप देने चाहेंगे या advice या suggestion देनी चाहेंगे जो everybody should listen to it. आई थिंक हम यही कहेंगे कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए, आपकी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है और हम यहाँ पे सिर्फ आपके लिए हैं। आप अगर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगी तो हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकेंगे। अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद ही उसको एड्रेस किया जा सकता है। हमारे पास आते हुए बिल्कुल ना घबराएं, हम आपके दोस्त हैं। और आपने जैसे आपने कहा कि आप सेलिब्रिटीज के साथ बैठी हुई हैं, हमारी सेलिब्रिटीज हमारी पेशेंट्स हैं। हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है हम आपको बता नहीं सकते। अपनी रात दिन की नींदें आराम हम इनके लिए कुर्बान करते हैं और इनके लिए हर वक्त मौजूद है। तो प्लीज हम यहाँ पे हैं, हमारे जैसे और बहुत सारे डॉक्टर आपकी हेल्प के लिए हैं। आप हमें अपना दोस्त समझें और अपने मसाइल शेयर करें। बिल्कुल। जब मैं भी अपने पेशेंट से बात कर रही होती हूँ तो उनको ये कहती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई माँ अपने बच्चे का ख्याल ना करे। सो थिंक अबाउट योरसेल्फ, थिंक अबाउट योर बेबी। अपने आसपास अपने घर के माहौल को अपने लिए अच्छा बनाओ और अपने आप को दूसरों के लिए अच्छा बनाओ। थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड योर फैमिली, यू विल कम टू नो वेरी गुड एनवायरनमेंट एंड ऑल। सो हम सब बैठे हुए हैं, आपको प्रॉब्लम है, आप आते हैं, हम हेल्प करते हैं। दैट इज सेम बात के इफ़त के हम लोगों को एक्चुअली पीस ऑफ माइंड और हमारा जो होता है ना दिन की कमाई या दिन का सुकून जो होता है जब हम घर आते हैं और हमारे पेशेंट सुकून से डिलीवर हो जाते हैं एंड हम घर आते सुकून में होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वेंट वेल। तो एक्चुअली आप अपने बारे में सोचिए एंड डिस्कस करें और बात करें, घर पे चुपचाप ना बैठ जाएं। मैं ये कहना जी चाहूँगी, अरुज। मोटिवेशनल बात है कि आप सिर्फ मदर्स नहीं हैं, आप लीडर हैं। आप लीडर हैं अपने घर की और आप लीडर हैं अपनी इंस्टीट्यूट की जिसमें काम कर रहे हैं। बहुत सारी वुमेन बहुत सारी चीज़ों की इंचार्ज हैं। तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें और आज से खुद को चैलेंज करें कि आपने अपना खुद ख्याल रखना है। आपने अपनी ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग, अपने खून के टेस्ट सब खुद कराने हैं। आप अपने आप से अहद करें कि आप अपना खुद ख्याल रखेंगी। कोई आके आपको ना बताए कि ये करना है, क्योंकि आप ये खुद कर सकती हैं। आप लीडर हैं अपने घर की। थैंक यू। हमारे तीनों स्पेशलिस्ट ने इतनी खूबसूरत एडवाइसेस दी हैं और इतनी वैल्यूबल इतनी इंपॉर्टेंट एडवाइसेस हैं। आई हैव नथिंग मोर टू ऐड टू इट एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि आज जो माएँ हमें देख रही हैं, जो कोताहियाँ जो गलतियाँ आप लोगों से और हमसे हो गई, उनको अब रोक दें और जो ये सेशन हुआ है इससे सीखिए, अपनी हेल्थ को सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि हमारे बच्चे हमें एम्यूलेट करते हैं। जो हम चलते हैं, जैसे भी सोचते बैठते, जैसे बिहेव करते हैं, वही हमारी बच्चियां जो है ना अडॉप्ट करती हैं। अगर माँ अपने ख्याल नहीं रखेगी अपनी सेहत का, घर की बेटी भी यही सीखेगी कि मेरी जो सेहत है ना वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि मेरी अम्मा ने भी कभी इसकी परवाह नहीं की। तो जब तक वो रियलाइज करती है उस वक्त तक बहुत उसके लिए भी देर हो जाती है। तो अपना ख्याल रखें, अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अपने आप से प्यार करें, अपनी सेहत से प्यार करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आप सबका हमें ज्वाइन करने का, हमारे साथ बहुत आपने सारे इश्यूज जो हैं वो एड्रेस किए हैं। वी वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ अस टुडे। विद दैट वी से अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, अपने साथ रहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।